There are no ifs and buts here. Let's ask Mr. Anand Dubey. Dubey साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. आनंद दुबे साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. How are you sir? How are you? Fine सर. दिनों बाद, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए सर आपने. और कैसे हैं सर? सब खैरियत तो है? एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया सर. आशीर्वाद है सर. मैंने सोचा पता नहीं किसी काम में बड़े व्यस्त होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे. नहीं, मैं टूर पे था सर. बहुत दिनों से टूर पे था. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो क्या कहेंगे साहब? 141 सांसदों को निलंबित कर दिया. राजू सर नमस्ते. प्रदीप सर नमस्ते. नमस्कार. 141 संसद के सदस्य ये पूछ रहे थे कि हम जिस लोकसभा या राज्यसभा के सदन में बैठते हैं, यदि हम वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारे जान माल को नुकसान है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी. आप हमें ये बताइए. आप सरकार हैं, आपको बताना चाहिए, गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस पे अब तक हमने क्या क्या कार्रवाई की, वो कौन लोग पकड़े गए हैं, उनकी मंशा क्या थी, षड्यंत्र का हिस्सा कौन कौन हो सकते थे. इन सब चीज़ों को यदि संसद, जो कि जनता द्वारा चुने गए या पार्टियों द्वारा भेजे गए हैं, उनको आप इसलिए निलंबित कर देते हैं क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं. तो क्या सांसदों का काम सवाल पूछना नहीं है? अगर सांसद जनता के मुद्दों को लेकर सवाल पूछें तो आपको अच्छा नहीं लगता. वो स्वयं अपने जिंदगी से जुड़े हुए मामले को लेकर सवाल पूछें तो आपको अच्छा नहीं लगता. और उन सांसदों को आप इतनी बड़ी संख्या में सस्पेंड करते हैं, तो क्या वो उस जनमानस का अपमान आप नहीं कर रहे हैं जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है? वो सवाल ही तो पूछ रहे हैं. हो सकता है कि उनके सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा आचरण के विरुद्ध हो सकता है हाथों में कोई पोस्टर लहरा रहे हो जिसे आप व्यवहारिक जीवन का हिस्सा न मानते वो हो सकता है. लेकिन क्या सवाल पूछना जायज नहीं है? क्या वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र हुआ, ये जो वहां पर हल्ला हुआ, जो 2 लोग वहां पर कूद के आए जिन्होंने हमें हानि पहुंचा सकते थे, ये कौन लोग हैं, इस पर सफाई दो. तो आप उन्हें सस्पेंड कर देते हैं. हम तो सुनते थे कि जितनी महत्वता सरकार की होती है उतनी ही महत्वता विपक्ष की भी होती है. यदि विपक्ष के सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, जवाब दीजिए, तो आप उन्हें सस्पेंड कर दे रहे हैं. और उसके बाद यदि उसके बाद वो कोई वीडियो बनाते हैं या कोई मिमिक्री करते हैं तो आप उनको और देशद्रोही बता देते हैं और बहुत बड़ा अपमान करार कर देते हैं. तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एटलीस्ट हम करें तो क्या करें. हम सदन में सवाल पूछ नहीं सकते, हम बाहर सवाल पूछ नहीं सकते, तो सड़क से लेकर संसद तक यदि हम सवाल ही नहीं पूछ सकते तो लोकतंत्र में ये संसद भवन की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? इसे समाप्त कर दीजिए. न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी. तो अगर लोकतंत्र में संसद भवन बना है, वहां पर बहस का एक तरीका रखा गया है, वहां पर चर्चा होगी, ये बात बताई गई है, वहां विपक्ष और सरकार आपस में सवाल पूछेंगे एक दूसरे से, अगर ये सब व्यवस्था है तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत तो हम सवाल पूछते हैं और आप उसे कहते हैं कि यह संवैधानिक है. लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जो पार्लियामेंट है अब वो विपक्ष के बिना चलेगा. ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और इसका मतलब हम चीन में इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को ले लेनी चाहिए. जैसे कोई काम करने के बाद संगठन कहते हैं कि भाई ये हमने किया है, ये आंदोलन या ये मोर्चा हमारा है, तो आप कह दीजिए कि भाई ये हमारा है. वो लग तो रहा है उनका तो है. नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, वहां पे वो क्या है, वो दंडाधिकारी भी रखा हुआ है, वो क्या सेगोल भी रखा हुआ है. उसको मेन गेट पर लिखना भी चाहिए. ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा. एक क्लॉज वहां लिखना चाहिए कि यह नया संसद भवन केवल और केवल सरकार के लिए है, विपक्ष के सांसद नॉट अलाउड हैं. उनका बहिष्कार किया जाएगा, वो अंदर नहीं आ सकते. तो कहने का मतलब ये हुआ आनंद दुबे साहब, जो अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भैया या तो इस वक्त एक हो जाओ, अगले चुनाव के बाद भारत में कोई चुनाव नहीं होगा. क्या ये सच है? देखिए, ये तो वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते. ये तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसमें ये लिख दिया है कि इस देश में हर 5 साल में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे. तो चुनाव तो इन्हें करना ही होगा. अब ये चुनाव में जीते हारें ये उनका भाग्य या विपक्ष का दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन
हर 5 साल पे इनको चुनाव तो करना होगा, इस चुनाव से बच नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें। राजीव जी, डाविस दुबे जी, बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अलायंस यूनाइट कभी होंगे? पवार साहब कुछ ही दिन पहले बोले नीतीश कुमार जी को आपको कन्वेनर बना दीजिए। वहां पर स्टालिन अपना कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, सनातन धर्म खतरे में है, और बीजेपी को कुछ प्रोपेगेंडा अपने आप मिल जाता है। केरल के सीपीएम और राहुल गांधी से कहते हैं कि राहुल जी आप केरल से मत लड़िए, बिकॉज केरल से जब लड़ते हो तो सीपीएम से लड़ते हो, आपको बीजेपी के खिलाफ जाके लड़ना है, कोई दूसरा स्टेट में लड़िए। तो ममता बनर्जी कुछ और कहना, तो ये यूनिटी कभी होगा? अब बीजेपी का प्लान तो क्लियर है, 22 तारीख को 22 जनवरी 12:22 पर प्राण प्रतिष्ठान राम मंदिर का 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ प्रोग्राम्स कंटिन्यूस चुनाव तक तैयार है, पूरे साल के लिए। यहां पर आपका एजेंडा तक तैयार नहीं है, आपका यूनिटी का प्लान तैयार नहीं है। आज भी मीटिंग हुआ, कुछ ठोस नतीजा निकला नहीं है। डोबे जी, आज दिल्ली में हमारी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने विचार वहां रखे। कुछ लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम का सुझाव दिया, ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्पष्ट कह देना था कि कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनाव के बाद ही हम तय करेंगे। संयोजक की आवश्यकता है। हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि भाई 100 भोजन बनाने वाले रसोइये स्वाद बिगाड़ देते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को जरूर लीड लेना होगा। अब वो व्यक्ति जो है बहुत ही जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। वो निमंत्रक होंगे, संयोजक होंगे, वो एक समन्वयक होंगे, उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही होंगे। हो सकता है वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आगे चल के हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का एक फार्मूला जिस पर हमारे सभी दल काम कर रहे हैं वो जल्दी ही हो जाएगा, एक समन्वयक हो जाएगा। और अब चूंकि 3-4 महीने ही बचे हैं चुनाव में, तो बहुत तेजी से हमें काम करने की आवश्यकता है। पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी जो इस महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, वो अपने 4-5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी। अब वो वहाँ से फ्री हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जो मुद्दे अनसुलझे थे उन्हें हम आने वाले भविष्य में तुरंत सुलझा लेंगे, और आपस में हमारा समन्वय बहुत अच्छा है, कोई भी विवाद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को 12:22 से, अरे भाई राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का कहां से क्या आ गया? ये तो एक सरकार ने एक आयोग बनाया हुआ है, जो आयोग इसकी मॉनिटरिंग कर रही है निपेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में, और उस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो उसमें सभी पार्टियों का योगदान है, सभी 145 करोड़ लोगों का योगदान है। तो इसमें किसी एक पार्टी को विशेष दर्जा देना मैं उचित नहीं मानता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी को विशेष दर्जा दिया जा रहा है तो शिवसेना को भी विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन शिवसेना के बिना अधूरा है। आप सब जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी और शिवसेना की क्या भूमिका रही है। तो हम समझते हैं कि यह एक सामूहिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह काम शुरू हुआ है। दुबे जी, यही तो एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं, यही तो एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का जो 2 एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट थे, एक राम मंदिर और दूसरा आर्टिकल 370 कश्मीर वाले मुद्दा, बोले कि दोनों चीज को हासिल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को हासिल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये एकनाथ शिंदे जी यही बोल रहे हैं कि यही इसलिए हम फुट के मोदी जी के पास गए, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी भूल गए इस चीज को। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे डुबे? देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि जब ये दोनों मुद्दे सफलतापूर्वक हमने हासिल किए, तो वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे। एक व्यक्ति का सौभाग्य है, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना का भी सौभाग्य है कि इन दोनों ही मुद्दों पे शिवसेना का स्टैंड जो कल था वही आज है और वही परसों भी रहेगा। धारा 370 हट जाए, ये शिवसेना की भी मांग रही है। अयोध्या में राम मंदिर सफलतापूर्वक बन जाए, यह शिवसेना की मांग रही है। तो इसमें दिक्कत किसे है मैं नहीं समझ पा रहा। अगर आप समझना ही नहीं चाहते, आधा गिलास भरा है कि आधा गिलास खाली है, ये तो समझने वाले के हाथ। दुबे साहब, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये चलिए
इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए, आध्यात्मिक डिस्कशन के लिए, पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, फिलोसॉफिकल डिस्कशन के लिए जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर मंदिर में, हर राम तीर्थ पर चित्रकूट से, अयोध्या से, चित्रकूट से लेकर के पंचवटी से लेकर के रामेश्वरम तक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब लोग तैयार हैं प्रोग्राम के साथ। हर जगह पे आरती होगी, महाआरती होगी, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा पूजा के वक्त, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसका आपको सामना करना है साहब, राजीव किस प्रकार सर, करेंगे? ये उनके संगठन का एक तरीका होगा जी। तो हम तो उस संगठन में काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने संगठन की बात करते हैं जी। हम भी राम भगवान जी का दर्शन करेंगे, अयोध्या जाएंगे, रामलला जी के चरणों में नतमस्तक होंगे, हम भी जगह जगह पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, तो ये तो हम भी करेंगे। अब हम अपने इस राम भगवान के प्रति भक्ति को आडंबर का रूप तो नहीं देंगे, हम जगह जगह कोई इसका प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते हैं। हम अयोध्या जाते रहे हैं तो दुनिया को पता है, हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुनिया को पता है, हम राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, यह दुनिया को पता है। अब हम इसको कैसे मतलब राजनीतिकरण करें, हमें नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसकी राजनीति करना नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी जानती है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। लेकिन एक चीज के बारे में प्रदीप जी और मैं यहाँ पे बहुत डिस्कशन करते हैं सभी लोगों के साथ, जहां तक इंडिया अलायंस का प्रश्न है सर, इसका श्रेय तो सबसे पहले कांग्रेस को जाता है। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाए अरुण नेहरू के कहने पर, सबको मालूम है। उसके बाद और तो और छोड़िए, आपने भूमि पूजन कराया सर, भूमि पूजन कराया 1989 में राम मंदिर का कांग्रेस ने। श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, बूटा सिंह जी खुद गए वहां पे। अब आप मुझे बताइए उसका श्रेय क्यों नहीं लेते हो? मैं पहला नेता हूं राजीव जी, प्रदीप जी, पूरे भारत में पहला शिव सैनिक हूं, प्रवक्ता हूं, जिन्होंने बड़े ही बुलंद आवाज में अपनी बात कही। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के नतीजे आए, कांग्रेस वहां परास्त हुई, तो मैंने ट्विटर पे, आज भी वो मौजूद है, सब कुछ है, मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को अयोध्या जाकर रामलला जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि रामलला सबके हैं, यह देश राम का है, हम सब राम के हैं, राम भगवान के आशीर्वाद के बिना नैया पार नहीं होगी। ये मेरा ट्विटर पे आज भी जीवंत है जी। कहने का तो मतलब तो आज ये भी कह रहा हुआ हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के केवट राज आप हैं। जबरदस्त। नहीं, केवट राज नहीं, लेकिन मैं एक सलाहकार हूँ, मैं एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, एक अच्छा शुभचिंतक होने के नाते उनको अच्छे मार्ग पर चलने का सलाह दे सकता हूँ। आपने गलत बात नहीं कही है, आपने गलत बात नहीं कही है, अब मानना, बात कही है। हाँ, अब मानना न मानना उनके हाथ में है। शिंदे जी बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी भूल गए, ये विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे जी के हैं ये उद्धव ठाकरे जी भूल गए, और उद्धव ठाकरे जी जाके शरद पवार जी के और कांग्रेस के साथ बैठ गए, तो विचार एकनाथ शिंदे जी लेके जा रहे हैं। बाला साहब के विचार जिनके साथ जुड़ना है, एकनाथ शिंदे जी बोले यही सब 2-3 चीजें हैं जिसके लिए हम टूट के मोदी जी के साथ जुड़ गए, विकास के लिए जुड़ गए, देश के लिए जुड़ गए, हिंदुत्व के लिए जुड़ गए। दुबे जी, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा यदि एकनाथ शिंदे जी मानते तो एकनाथ शिंदे जी रातों रात शिवसेना को तोड़कर बागियों को लेकर सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र नहीं जाते। वो बात करते उद्धव ठाकरे जी से, वो कहते कि उद्धव ठाकरे जी हम सब निराश हैं, हम सब नाराज हैं, आपको कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ छोड़ देना चाहिए, आइए हम सब बैठ के भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार पुनः सरकार बनाएं। उद्धव ठाकरे जी तब कहते कि ठीक है, तुम्हारी बात तुमने कह दी है, मैं जनमत लूंगा, मैं अपने सभी विधायकों के साथ बैठूंगा, मेरी पार्टी के जितने भी 54, 55, 56 विधायक हैं, मैं सबसे चर्चा करूंगा, जिसकी मेजोरिटी आएगी हम उनके साथ हो जाएंगे। ये जब वो कहते तब हम मानते कि एकनाथ शिंदे जी बहुत गंभीर नेता हैं, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, रातों रात अपने साथ कुछ विधायकों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, और न केवल षड्यंत्र किया, एक चलती फिरती सरकार गिरवाई और पूरी की पूरी पार्टी ही मेरी है ऐसा चुनाव आयोग में भी सिद्ध कर दिया।
तो बताइए उनको कहाँ नैतिक है, उनको नैतिकता कहाँ है कि वो उद्धव ठाकरे जी चलिए पर एक चीज टिप्पणी तो करें? ये तो बताइए, अब क्या लोगों पे इसका कितना असर पड़ेगा मुझे मालूम नहीं है, पड़ना चाहिए वैसे, कि भाई बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ दिया, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ दिया और उनके सुपुत्र को ही शिवसेना से बाहर कर दिया, और तो और छोड़िए तीर कमान को भी ले लिया। मतलब अभी तक सुना था कि पार्टी ले ली, तीर कमान ले लिया, बाप को भी ले लिया, कहने का मतलब ये हुआ, छीन लिया। लेकिन आनंद दुबे जी एक चीज तो है, मानना पड़ेगा, जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, आपका जो वोट शेयर है कम से कम नहीं तो 60% के ऊपर, तकरीबन 60-63% के ऊपर है भारत में। अगर आज आप लोग एक होकर के लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। सर सिंपल लॉजिक है। तो आप यूनाइटेड कब होंगे? स्टालिन साहब के सुपुत्र जो है, उनके साहबजादे हैं, वो हिंदुत्व को कोविड जैसी बीमारी के साथ उसकी तुलना कब करना बंद करेंगे? आदरणीय खड़गे साहब के सुपुत्र जो हैं वो स्टालिन जूनियर को सपोर्ट करना कब बंद करेंगे? कार्ति चिदम्बरम कब कहेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं ये स्टालिन साहब के जो सुपुत्र हैं वो गलत बात है? जब तक ये सब नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कैसे जीतोगे आप आनंद दुबे साहब? देखिए, दोनों ही नेता, चाहे प्रियंक खरगे हों और चाहे उदयनिधि स्टालिन, दोनों ही नेताओं के बयान का हमने खंडन किया है। दोनों ही बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम एक नारा दे रहे हैं कि एक सीट एक कैंडिडेट। इस नारे को कहीं न कहीं ऐसे बयानों से क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। दुरुस्त बात। हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को हराना है तो सब लोग मिलकर एक सीट पर एक उम्मीदवार दीजिए। अगर 24-25 पार्टियों का एक उम्मीदवार आएगा तो मोदी साहब को 30 से 40% ही वोट मिलते हैं, बाकी सारा का सारा वोट उस उम्मीदवार को ही मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोदी साहब के कैंडिडेट चुनाव हार जाएंगे। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम 1-2 बार 4 बार अपने सहयोगियों को बताएंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब हम देखेंगे कि इनको कैसे हम इस गठबंधन में रखें या न रखें, एक रणनीति बनाएंगे। लेकिन आपका कहना एकदम सही है, मोदी साहब को हराया जा सकता है वोट प्रतिशत के माध्यम से, लेकिन ऐसे बयानबाजी होती रहेगी तो दुर्भाग्य है कि नुकसान पहुंचता है। और ऐसे में हमारी पार्टी शिवसेना को तकलीफ ये होती है कि हम अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते। हम गठबंधन छोड़ सकते हैं एक बार, लेकिन अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते। जी दुरुस्त बात। लेकिन आनंद दुबे जी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कांग्रेस तेलंगाना में जीती है सर, कर्नाटक में जीती है, हिमाचल प्रदेश में जीती है। तो कांग्रेस को आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। राजस्थान में सिर्फ 1% से आ रही है, ओनली 1%। मध्य प्रदेश में चलिए 8% का फर्क है और 4% का फर्क है छत्तीसगढ़ में। इन टोटल अगर देखा जाए इन तीन स्टेट में जिसमें कांग्रेस हारी है, अभी भी 40% वोट जो है वो कांग्रेस के पास है। 40% सर, 40% बहुत होता है। 40%, इस 40% को आपको 50% के ऊपर लेकर के जाना है। 50% के ऊपर लेकर के जाना है कांग्रेस को बड़े आराम से। अगर आज एकता हो जाती है आप सब लोगों के बीच में, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दुबे साहब देखिए, आप बहुत सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं, विशेष जानकारी दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया के चेहरे पर यह चारों राज्यों का चुनाव लड़ लेती जी, या खास करके 3 राज्यों में, तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कहीं कहीं शिवसेना की भी ताकत है, कहीं जेडीयू की ताकत है, कहीं टीएमसी की ताकत है। भले वो हर सीटों पे ना हो, 10, 15, 20 सीटों पर हर पार्टियों की कहीं ना कहीं ताकत होती है। और इंडिया गठबंधन के नेता प्रचार में आते, बड़े बड़े सब चेहरे हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता दीदी, अरविंद जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। तो हम समझते हैं कि जरूर कांग्रेस को फायदा ही होता, नुकसान कम से कम होता। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को उस समय लगा कि भाई जिस राज्यों में हम ज़्यादा मजबूत हैं, उस राज्यों में दूसरे को क्यों अपना केक खिलाने का, खुद ही खा जाने का। ये एक रणनीति होगी उनकी, लेकिन इस रणनीति से उनको नुकसान हुआ। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये गलती न हो, एक सीट एक उम्मीदवार, एक ही नारा, एक सीट पर एक उम्मीदवार यदि लड़ेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 150 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ लेकिन धारावी प्रोजेक्ट में एक सेकंड। आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये सबक सीख लिया है? लगता है? अब कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है, हम उम्मीद करेंगे कि सीख लिया होगा। अगर नहीं आप सीख कांग्रेस को पाएंगे, अच्छी तरह जानते हैं सर, कांग्रेस की रंग रंग पहचानते हैं, जरा खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए। हम आज की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से जो कहना था हमारे नेताओं ने कह दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपने एक अच्छे सहयोगी होने के नाते हमारी बात को स्वीकार करेगी और उस पर अमल करेगी। आने वाले समय में इसके नतीजे आपको आप मिलेंगे। यहाँ पर तो उनका युति था। एक सेकंड, आप 150 जरा ज्यादा बोल गए। अगर आप लोग एक हो जाते हैं 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम जुमला नहीं देते राजू जी, हम जुमला नहीं देते। वो लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, हो जाएंगी। 543 सीट ही है और अब की बार 600 पार, तो ऐसे नारे हो जाएंगी सर, देते हैं। हो जाएंगी। नहीं, कैसे हो जाएगा? एजेंडा तय है दुबे जी, एजेंडा तय है, मगर यहाँ पर आपने यूनिटी दिखाया धारावी प्रोजेक्ट में जी। एकदम जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे जी जो रैली निकाले वो मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया रैली था। उसमें जबरदस्त। वर्षा गायकवाड़ के लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी, यानी टोटल इंडिया अलायंस का एक हम लोग सकते कि एक जबरदस्त पेशकश थे। वहां पर सब लोग थे, मगर सबसे लीड यहां पर लिया उद्धव ठाकरे जी ने। मगर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी का आलोचना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने मांगा कि 500 स्क्वायर फीट धारावी के रेसिडेंट्स को दे दो। कट ऑफ डेट अब एज ऑन टुडे जब सर्वे होगा वो कट ऑफ डेट होगा। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि शिफ्टिंग रेलवे लैंड में नहीं होगा, बिकॉज फिर आप वही नौटंकी करेंगे, यहां से भी उनको बाहर कर दो। तो बहुत सारे मुद्दे उद्धव ठाकरे साहब ने निकाले और वो सच था कि वहां के रेसिडेंट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे। मगर आलोचना सब जगह सर। एकनाथ शिंदे जी बोले ये टीडीआर के लॉबी है जो पूरे इस चीज को फ्यूल कर रहे हैं। फडणवीस साहब बोले पॉलिसी तो उद्धव ठाकरे साहब ने ही बनाए थे, तो वो मोर्चा क्यों लेके जा रहे हैं। और अलग अलग, इनफैक्ट आज शर्मिला ठाकरे जी ने भी बोले कि ये अचानक अभी क्यों उठे, ये तो बहुत पहले आंदोलन करना चाहिए था, इतना वक्त क्यों लगा। तो आलोचना सब जगह से आ रहे, क्यों किया। आप दुबे जी इस बहुत शानदार जो आपका रैली था उसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो यह लोकतंत्र में उस व्यक्ति को अधिकार होता है, वो आलोचना कर सकता है। इसके लिए हम देवेंद्र फडणवीस जी या और भी जो आलोचक हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका एकाधिकार है। वो चाहे हमारा स्वागत करें और चाहे हमारा आलोचना करें। हमारे कुछ मुद्दे हैं धारावी में, 3-4 मुद्दों को लेकर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मोर्चा निकाला। उसमें अहम मुद्दा है कि जो 80-90 हजार के करीब झोपड़े धारक हैं, उनको वहां से दूर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है या भगा क्यों दिया जा रहा है, उनको वहीं दिया जाए। बिकॉज वो पिछले कई वर्षों से वहां रोजी रोटी करते हैं, वहां व्यवसाय करते हैं। लघु उद्योग जो पूरे धारावी का फेमस पूरे भारत तक जाता है, वो वहां होता है। दूसरा कि भाई 400-500 वर्ग स्क्वायर फीट के घर इन्हें दिए जाएं, क्योंकि अब इससे छोटा यदि आप देंगे तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 2 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार 8 लोगों में बदल चुका है, तो लोगों को जगह ज्यादा करके दिया। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो टीडीआर, अभी तक देखा गया है कि टीडीआर सरकार अपने पास रखती है और टीडीआर बिल्डरों को दिया जाता है। अब अगर ये टीडीआर अडानी को दे दिया जाएगा, और अडानी कहते हैं कि 40% तक का टीडीआर पहला मुंबई का कोई भी बिल्डर केवल हमसे लेगा, हमारे मनमाना रेट पर लेगा, तो वो जो पैसा बिल्डर अडानी जी को देगा वो पैसा सरकार के पास जाता। बस यही लड़ाई है हमारी, कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। गौतम अडानी जी देश के उद्योगपति हैं, अगर वो 10 अच्छे काम करते हैं तो उनको हम बधाई भी देंगे, लेकिन यदि वो एक काम गलत करके 10 काम का ढिंढोरा पीटेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये भी हम होने नहीं देंगे। पर इतनी सी बात को लेकर यह मोर्चा है, यह आंदोलन है, और हम समझते हैं कि आप भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 3-4 विषयों पर यदि गौतम अडानी और उनकी कंपनी धारावी करों के साथ खड़ी हो जाती है तो किसी बात का कोई विरोध नहीं है। और रही बात देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी लोगों का,
तो वो आलोचना करे चाहे न करे, हम जनता के लिए उनकी आलोचना स्वीकार करते हैं, उनकी गालियां भी हम अपने पास लेते हैं। दुबे जी, आप हमेशा एकनाथ शिंदे जी का आलोचना ऐसे करते हो कि ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वाली सरकार है, ये घटना बाहेरची सरकार है, आदित्य ठाकरे जी कहते हैं, और ये बोले 100% करप्ट सरकार है, 100% करप्ट सरकार है एकनाथ शिंदे जी सरकार। दुबे जी, मगर आप इस लोक आयुक्त बिल जो पास हुआ विधान परिषद में, वो एक ऐतिहासिक बिल एकनाथ शिंदे जी बोल रहे, ऐतिहासिक इसलिए पूरे देश में ये पहला स्टेट है जो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी इस परव्यू में लेके आ रहा है। तो एकनाथ शिंदे जी अन्ना हजारे से बात किए, अन्ना हजारे से बात किया कि आपके सपना देखो हमने पूरे किए। एकनाथ शिंदे जी अन्ना हजारे से डायरेक्टली बात की, और ये सचमुच है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दायरे में आ गए। तो यहां पर आपको नहीं लगता कि आपको प्रशंसा करना चाहिए? और किसी स्टेट में नहीं, फर्स्ट स्टेट इन द होल कंट्री। यस दुबे जी, ऐसा है, एक तो पन्नास खोखे एकदम होके हम नहीं कहते, ये जनता कहती है। जब कोई चीज जनता कहती है तो हम तो जनता के साथ खड़े रहते हैं, तो हम भी कह देते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि ये जो लोक आयुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री का आना, ये तो भाई सब लोगों की इच्छा रही है। अब वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके समय उन्होंने लागू कर दिया, हम मुख्यमंत्री रहते हम कर देते, और कोई राज्य के मुख्यमंत्री भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री लोकतंत्र में जनता से बड़े नहीं होते। अगर जनता ही चाहती है कि लोकायुक्त के दायरे में सब लोग आए लोकशाही पद्धति के अनुसार, तो एकनाथ शिंदे अगर आ गए तो कौन सा इसमें हैरानी की बात है? अरे भाई, आपको आना ही है। आप जैसे बहुत सारे अधिकार होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वैसे ही राइट टू चीफ मिनिस्टर को भी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटने जैसा कदम है। अरे भाई, जो आज होना था कल होना था, आज आपने कर दिया है, तो ये तो होना ही था ना, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। Right. So, according to you, the chief minister bringing himself under the purview of the Lok Ayukta is not a very big thing. Well, उद्धव ठाकरे जी भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। बाकी अन्य मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। एकनाथ शिंदे जी ने किया है। मुझे लगता है कि आपको उनको कंग्रेचुलेट करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि यू आर वेरी फेयर मैन। आप बहुत ऑब्जेक्टिव। राजू जी बहुत फेयर है। कह रहा हूँ राजू जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर मैं सवाल पूछूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं किया सर, सिर्फ शिंदे साहब ने किया। तो वही तो नहीं किया, तो समय पुराने शिवसेना के ना सर, पुराने शिवसेना का, इसलिए आप श्रेय ले सकते हैं ना। नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसको तो लेकिन ये कोई स्पेशल क्राइटेरिया में नहीं बैठता कि हमने पहले कर दिया तो अब हमारे लिए ढिंडोरा पीटिए, हमारे लिए तोपों की सलामी लगवाइए, ये कोई विषय नहीं। अच्छा, चलते चलते ये तो बता दीजिए, अब आगे क्या होगा? 141 लोग तो बाहर हो गए पार्लियामेंट के, ऑपोजिशन के। अब इन्होंने अब जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कहा है कि देयर विल बी ए मैसिव रैली। अब वो कहाँ होगी, किधर होगी, ये मालूम नहीं है। क्या अलग अलग स्टेट में होगी? अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पर आप अपना विरोध उसका मतलब इसका जताएंगे या कैसे करेंगे सर? दुबे साहब, देखिए, ऐसा है कि अब जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग अपनी रणनीति बनाते जाएंगे। हमारा संगठन मजबूत है, हम आपस में सब लोग मिलकर समन्वय बना रहे हैं। अब एक बार राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए, उसके बाद देश चुनाव मूड में आ ही जाएगा राजीव सर जी। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार इंडिया गठबंधन करेगा। तो अब ये सारी रणनीति ऐसे टीवी पर बैठ के सब लोग राम मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में बोले 30 जनवरी के बाद हम पूरे जनसंपर्क कार्यक्रम हमारे शुरू करेंगे, प्लान करेंगे, हर चीज करेंगे। तो ये क्या है मिस्ट्री? जैसे विश्व हिंदू परिषद बोल रहे अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग सब अपेक्षित है कि 22 जनवरी को किस प्रकार से साक्षी हम रहेंगे। आप भी साक्षी रहेंगे या खुद रहेंगे वापस, जैसे बजाज साहब पूछते हैं? देखिए, 22 जनवरी वाले दिन कुछ 7,000 लोगों को वहां निमंत्रण दिया गया है, तो वो तो सरकार के लोग कर रहे हैं। तो अगर हमें निमंत्रण होगा तो हम भी जाएंगे, और समझिए कि हमें निमंत्रण नहीं होगा तो हम बाद में जाएंगे।
क्योंकि उस दिन तो बहुत भीड़ होगी, तो प्रोटोकॉल में भी तो सब अड़चन आएगी। तो हम जाएंगे ज़रूर, हम पहले भी जाते थे, आगे भी जाएंगे। और राम मंदिर बने अयोध्या में, ये सभी भारतीयों का सपना है। और जब भारत की बात होती है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का समावेश होता है। किसी एक जाति धर्म का ये बात नहीं है। जो भी हिंदुस्तान को प्यार करता है, राम भगवान को प्यार करता है, वो सब बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जल्द से जल्द वह शुभ घड़ी आए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी दल के लोग उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं, बट एक बार राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए। उसके बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, हम सब जरूर इसमें अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं, हमारी तैयारियां रोज चलती हैं, हमारी मीटिंगें रोज चलती हैं जी। अभी इंडिया गठबंधन की 5वीं मीटिंग जल्दी होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो हम कुल मिला जुला कर चुनाव के मूड में ही हैं। बट अब 22 जनवरी तक तो हम भी बहुत बेसब्री से राम भगवान के इसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, रामलला के मंदिर का। थैंक यू सो मच। और जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत दिनों के बाद दर्शन। जय सिया राम। जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी सर। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।